लव यू बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से एक बार अपने भीम बैच के अंतर्गत सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में डीपीपी या एमसीक्यू नंबर 7 करेंगे। अपना पुराना स्लोगन है कि जो डीपीपी करेगा वो डॉक्टर बनेगा, जो एमसीक्यू करेगा वो डॉक्टर बनेगा। बेटा, क्वेश्चन करते रहिए और कदम दर कदम मेडिकल कॉलेज की ओर बढ़ते रहिए। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की, बिना टाइम खराब किए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अ सेल प्लेट इज लीड डाउन ड्यूरिंग। कोशिका पट्ट का निर्माण प्रारंभ हो जाता है कैरियोकाइनेसिस के साथ, साइटोकाइनेसिस के साथ, इंटरफेस के साथ, और या नन ऑफ दीज। इजी क्वेश्चन है बेटा, चलिए लगाइए आंसर भाई, आंसर लगाइए, जल्दी से लगाइए। देखिए, इसका सही आंसर है बेटा ए। अब इसका सही आंसर ए क्यों है, इस बात पर जरा ध्यान दीजिए। जैसे हमारे पास ये कोई सेल साइकिल है और इस साइकिल में बेसिक रूप से ये आई फेस या इसे हम कहते हैं इंटरफेस। आई फेस में G1 फेस, एस फेस और G2 फेस। फिर इसके बाद आता है ये वाला हिस्सा, इसे हम कहते हैं माइटोटिक फेस। इसे हम कहते हैं माइटोटिक फेस। और माइटोटिक फेस जो बेटा होता है एक्चुअल डिवीजन फेस है, मोस्ट ड्रामेटिकल फेस है। अब इसके दो पार्ट हैं, एक तो होता है बेटा इसका ये कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है ये साइटोकाइनेसिस। फाइनली सेल जो होती है ना, वो कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस के बटने के बाद फिर साइटोकाइनेसिस में जाएगी। और साइटोकाइनेसिस में जाने के बाद स्थिति क्या आ गई कि अब इसके पास दो केंद्रक हैं और अब ये सेल प्लेट यहां पे बनेगी, इस तरीके से ये बनेगी। तो इसका सॉल्यूशन आपको मैं समझता हूं अच्छे से समझ में आ गया कि सेल प्लेट इज लीड डाउन ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। चलिए बात करते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर ये सामने आपके है। अच्छा क्वेश्चन, सेल डिवीजन कैन नॉट बी स्टॉप्ड इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल। क्वेश्चन समझे, हिंदी समझ लो। निम्न में से किस अवस्था के बाद कोशिका विभाजन नहीं रुकता है? G1 फेस, G2 फेस, S फेस और प्रोफेस।
देखिए प्रोफेस का यहां कोई लेना देना नहीं है, बात होगी जीवन G2 और एस फेस की। प्रॉपरली आपको बताया गया कि जीवन फेस में क्या क्या होता है। जीवन फेस में प्रोटीन सिंथेसिस होगी और सेल ऑर्गेनेल्स डिवाइड होते हैं। फिर इसके बाद नंबर 2 पे आता है एस फेस। एस फेस में डीएनए डुप्लीकेशन होता है। फिर इसके बाद G2 फेस में अगेन प्रोटीन सिंथेसिस और बचे हुए सेल ऑर्गेनेल्स डिवाइड होते हैं। ऐसा आपने पढ़ा। जीवन में प्रोटीन सिंथेसिस और पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिस गोल्गी बॉडी को छोड़ करके बाकी सभी सेल ऑर्गेनेल्स यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। G2 फेस में प्रोटीन सिंथेसिस हुआ। अब अगर जीवन प्रॉपर वे में हो गई तो एस फेस आएगा। अब अगर एस फेस कंप्लीट हो गई तो G2 आएगा। अब अगर G2 फेस प्रॉपरली कंप्लीट हो गई तो फिर सेल का डिवीजन नहीं रुकेगा। इसका मतलब कि आई फेस पूरी तरीके से प्रॉपर कंप्लीट हो गया। अब सेल प्रोफेस में जाकर के कैरियोकाइनेसिस को कंप्लीट करेगी। यानी G2 में जो G2 और M एक चेक पोस्ट होता है, उसको अगर सेल क्रॉस कर गई फिर सेल कभी रुकती नहीं। तो आंसर आ जाएगा बेटा इसका बी। चलिए बात करें तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है बहुत ही प्यारा। इंटरफेस न्यूक्लियस इज इनक्लोज्ड बाय। जो इंटरफेस में केंद्रक होता है वो किसके द्वारा घिरा होता है? नॉन पोलर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पोलर नहीं बेटा, यहां पर पोरस होना चाहिए, नॉन पोरस होगा। ऐसी ये हो गया पोरस। छिद्र रहित केंद्रक कला के द्वारा पोरस डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। छिद्रिल दोहरी केंद्रक कला के द्वारा नॉन पोरस डबल डिसकंटिन्यूअस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। छिद्र रहित टुकड़े में दोहरी केंद्रक कला युक्त अ सिंगल पोरस यूनिट मेम्ब्रेन। एक सिंगल छिद्रिल इकाई झिल्ली के द्वारा। अब देखो बात हो रही इंटरफेस की, और इंटरफेस में न्यूक्लियस कैसा होगा? इंटरफेस का जो न्यूक्लियस होगा वो प्रॉपर न्यूक्लियस होगा। पहले तो आप अपना आंसर लगाइए, फिर हम आपको समझाते हैं। इंटरफेस में केंद्रक के कैरियोथिका में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। इंटरफेस का न्यूक्लियस में जो केंद्रक कला होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वो इस प्रकार की होती है, ऐसे। ये कैसी है? ये है डबल मेम्ब्रेन पहले तो, फिर कैसी है? ये पोर है इसमें। अब देखो, अगर कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें डबल मेम्ब्रेन और पोर पाया जाता है तो कंप्लीटली इसका आंसर हो जाएगा कि दोहरी झिल्ली युक्त तो छिद्रिल। आंसर क्या आ रहा है? बी, पोरस डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंस इन द इंटरफेस न्यूक्लियस। आंसर क्या बेटा हो जाएगा? बी। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, इन प्लांट सेल हैज 12 क्रोमोसोम at the end of meiosis. How many chromosomes would it have in the G2 phase of
its next cell cycle। कह रहा है कि अगर किसी पादप कोशिका में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के बाद बनी हुई कोशिकाओं में 12 क्रोमोसोम है, तो हाउ मेनी क्रोमोसोम वुड इट हैव इन द G2 फेज ऑफ इट्स नेक्स्ट सेल साइकिल। तो अगली साइकिल में इसमें कितने गुणसूत्र होंगे? आंसर बताइए बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब इसका आंसर देखिए। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये सेल है ऐसे, ये एक मदर सेल है और इससे ये डॉटर सेल बनी, रिडक्शन हो गया, एन हो गई, तो इसमें 12 हैं। अब अगर अगली बार ये डिवाइड होगी तो इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, वो भी G2 फेस में? पहली बात तो आप ये समझ लें कि एन के बाद अब एन आना, अब इसके बाद मियोसिस नहीं होगी। हमेशा हैप्लॉइड सेल में नहीं होता है, आगे जो भी होगा वो माइटोसिस की तरह होगा, और जब माइटोसिस की तरह होगा तो फिर एन से एन ही बनेगी, यानी 12 बनेगी। आंसर क्या आएगा इसका? इसका आंसर आएगा सी। क्लियर हो गई पूरी बात? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सभी लोग आंसर किया करो बेटा, बीच में हम बातें नहीं करते हैं। एक भी मिनट आपका बहुत कीमती है और इस 1 मिनट में आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। जल्दी से जल्दी किया करो, फटाफट आंसर किया करो और सभी लोग किया करो। बातें करने के बजाय क्वेश्चन को कैसे समझाया जा रहा है इस पर फोकस करो। दरअसल क्वेश्चन के बहाने हम आपको एक बार फिर से उस टॉपिक को रिवाइज कराने की कोशिश करते हैं, तभी इतना डीप में जाकर के आपको सॉल्यूशन बताते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच टाइप क्रोमोसोम सेग्रीगेट व्हेन सेल अंडरगोज मियोसिस। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान किस प्रकार के गुणसूत्र अलग अलग होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, बोथ ए एंड बी, सेंट्रिक एंड असेंट्रिक क्रोमोसोम्स। समजात गुणसूत्र, असमजात गुणसूत्र, ए और बी दोनों, सेंट्रिक तथा एसेंट्रिक क्रोमोसोम। जल्दी से आंसर करें बेटा इसका। आंसर करें जल्दी से। इसका सही आंसर आएगा ए। अब बात यह है कि क्यों ए आएगा मियोसिस के अंतर्गत। देखिए मियोसिस में एक बात आप समझ लो कि जैसे ये कोई सेल है तो इस सेल में हमेशा डबल मेटाफेसिक प्लेट बनती है, ऐसे हमेशा डबल मेटाफेसिक प्लेट बनती बच्चों, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम यहां पर इस प्रकार से मिडिल लाइन में आकर के व्यवस्थित हो जाते हैं। ऐसे मिडिल लाइन पर होमोलोगस क्रोमोसोम आकर व्यवस्थित होते हैं और एक डबल मेटाफेसिक प्लेट बनाते हैं। अब ये सेल जब एनाफेस में जाएगी, ये सेल एनाफेस में जब जाएगी तो सेपरेशन किसके किसके बीच हुआ? देखो ये पूरी तरीके से डबल डबल ही है और इधर भी जब आ जाओगे तो ये डबल डबल ही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मियोसिस के दौरान जो एनाफेस में सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है वो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच होता है,
जबकि माइटोसिस में एक ही क्रोमोसोम के क्रोमेटिड अलग अलग होते हैं, यहां पर पूरा क्रोमोसोम का सेट अलग होता है। क्लियर हो गई बात? तो इस प्रकार मियोसिस के एनाफेज में जब भी गुणसूत्रों का अलगाव होता है तो वो समजात गुणसूत्रों का अलगाव होता है, ना कि क्रोमोसोम स्प्लिट होता है या बंटता है। बात करेंगे अब हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 6 की। क्रॉसिंग ओवर इज आल्सो एन एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस एंड द एंजाइम इन्वॉल्व इज कॉल्ड। क्रॉसिंग ओवर में एक विशेष प्रकार का एंजाइम भाग लेता है, उस एंजाइम को कहते हैं। इजी क्वेश्चन, जल्दी से आंसर लगाइए, फटाफट आंसर दिया करो बेटा। क्रॉसिंग ओवर के दौरान एक एंजाइम काम करता है और इस एंजाइम का नाम है, आंसर दीजिए। ये क्रॉसिंग ओवर, ये देखो, ये यहां पर ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है, यहां पर ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है और इस क्रॉसिंग ओवर के दौरान कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करता है? एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेज। आंसर बेटा आपको याद करने वाला है, क्या आएगा आंसर इसका? रिकॉम्बिनेज। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। व्हेन डिवाइडिंग सेल आर एग्जामिन्ड अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप क्रोमोसोम बिकम विजिबल इन। अगर किसी विभाजित होती हुई कोशिका को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो गुणसूत्र किस अवस्था में दिखाई देते हैं? पहला आंसर है एस फेस, सॉरी इंटरफेस, एस फेस, प्रोफेस और जीवन फेस। बिल्कुल इजी, जल्दी से बताइए आंसर, आंसर बताइए बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सी। क्योंकि देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर इंटरफेस न्यूक्लियस को हम देखेंगे, बोर्ड पर देखा करो, तो इंटरफेस में क्रोमोसोम की जगह पर क्या होता है? क्रोमोसोम की जगह पर क्रोमेटिन धागे होते हैं। इंटरफेस में केंद्रक की स्थिति ये है और यहां पर हमेशा क्या होता है? क्रोमेटिन थ्रेड होते हैं। तो यस फेस में भी क्रोमोसोम नहीं दिखेंगे, यही रहेगा, और जीवन में भी नहीं दिखेंगे। लेकिन प्रोफेस में क्या लिखा गया कि G2 अवस्था में जो क्रोमेटिन धागे थे वो क्रोमेटिन धागे पहले से कंडेंस यानी संघनित होकर के छोटे और स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। अब इन्हें हम साधारण सूक्ष्म यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है और इन संरचनाओं को क्या कहा गया? इन संरचनाओं को गुणसूत्र कहा गया। तो वास्तव में सबसे पहली बार क्रोमोसोम हमें लाइट माइक्रोस्कोप से कहां दिखते हैं? प्रोफेस में दिखते हैं। क्योंकि यहां तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस जैसी रचनाएं भी डिसअपियर हो जाती और गुणसूत्र रैंडमली कोशिका द्रव्य में फैल जाती है, मेटाफेज की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। देखो पूरी बात को मैं बताता हूं, रिवाइज कराता हूं पूरे टॉपिक को, तो अगर ईमानदारी बरतोगे तो आपके लिए ये वरदान साबित होंगे क्वेश्चन। ये केवल क्वेश्चन नहीं होते बल्कि बार बार उसी टॉपिक को मैं कराने की कोशिश करता हूं कि आपके जहन में बात घुस जाए, अनैच्छिक क्रिया की तरह, इनवॉलंटरी एक्शन की तरह। मजाक समझोगे तो समझते रहो, क्या फर्क पड़ता भाई, है ना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल फॉर मैमेलियन सेल। एक स्तनधारी के कोशिका विभाजन में लगभग समय लगता है 90 मिनट, 24 घंटे, 24 दिन
18 दिन। बहुत इजी क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। देखिए इसका सही आंसर बेटा है 24 आवर। अब 24 आवर का मतलब क्या था, इसने पूछा क्या है, मैमेलियन सेल। एनसीईआरटी ने इसी को लिखा ह्यूमन सेल। हम भी क्या हैं, मैमेलियन ही हैं। और एनसीईआरटी ने लिखा कि एक मनुष्य की कोशिका को विभाजित होने में कितना समय लगता है, 24 घंटे का करीब समय लग जाता है। क्लियर हो गया। चलिए बात करेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे तो ड्यूरिंग सेल साइकिल आरएनए एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन एस फेस, जी नॉट फेस, G1 फेस एंड G2 फेस, M फेस। जल्दी बताइए। आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है कोशिका विभाजन या कोशिका चक्र के दौरान। आरएनए तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण इनमें से किस अवस्था में होता है, एस फेस, जी नॉट फेस, G1 फेस या G2 फेस, M फेस। जल्दी से आंसर बताइए, लर्निंग क्वेश्चन है बेटा। इसका सही आंसर क्या आएगा, सी। क्लियर हो गया, कोई सोल्यूशन नहीं, याद करना ही पड़ेगा आपको। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा द सेल साइकिल ऑफ ईस्ट टेक अबाउट, सेम एनसीईआरटी की लाइन। जल्दी से बताइए, एक ईस्ट कोशिका को बटने में कितना समय लगता है। जल्दी से आंसर टाइप करो बेटा, जल्दी से। एक ईस्ट कोशिका को बटने में कितना समय लगता है, 24 घंटे, 60 मिनट, 30 मिनट, 90 मिनट। जल्दी बताइए, पढ़ा हुआ है आपका। सही आंसर क्या आएगा, डी, 90 मिनट में कोई एक ईस्ट कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में बट जाती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 की। आज क्वेश्चन इजी है भाई। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन इज लार्जेस्ट फेस इन प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस में सबसे बड़ी प्रावस्था कौन सी होती है, जल्दी बताइए। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन, इनमें से सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी होती है। देखिए इस क्वेश्चन का जवाब बेटा दो तरीके से है। जनरली कुछ जगह पर अगर आप इसको देखोगे तो जाइगोटीन लिख के आता है, लेकिन रियलिटी यह है कि जितने भी मेमेलियंस होते हैं उनकी oocyte सेल्स कई महीने से कई सालों में कंप्लीट होती है। कौन सी अवस्था, पकाइटीन स्टेज। और वहां पर इसको हम डिक्टायोटीन कहते हैं। तो लार्जेस्ट स्टेज मेरे हिसाब से पकाइटीन होगी। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। पूरे मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेस फर्स्ट में जो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस स्टेजेस हैं, इनमें पकाइटीन सबसे लार्जेस्ट फेस होता है। बात करेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 12 की। आज तो सेल साइकिल के पीछे पड़ गए लगता है। A cell in post reproductive stage remains G2 phase, S phase, G1 phase, M phase। जल्दी बोलिए। A cell in post reproductive stage remains एक कोशिका विभाजन के बाद किस अवस्था में जाएगी। तो दोबारा सेल साइकिल अगर स्टार्ट करेगी बेटा
तो जीवन में फिर जाएगी और कहां जाएगी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म ड्यूरिंग पकाइटिन, जाइगोटिन, लेप्टोटिन, डिप्लोटिन। सरल क्वेश्चन, आंसर दीजिए। पूछ रहा है कि साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स किस फेस में बनेंगे, जल्दी से बताइए बेटा। सही आंसर इसका है बी। आपको बताया गया था कि दो समान गुणसूत्र एक दूसरे के पास पास आ करके जोड़े बनाने लगते हैं और इस प्रकार जोड़े बनाने की घटना को सिनेप्सिस कहते हैं। और इसी दौरान दोनों क्रोमोसोम्स के बीच ये प्रोटीन के धागे जैसी रचनाएं बनती हैं और इन धागे जैसी रचनाओं को कहा जाता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं इसको? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हमेशा किस स्टेज में बने? जाइगोटीन अवस्था में बनते हैं। और कब तक बने रहेंगे? जब तक कि क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट नहीं हो जाएगा। एट साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म ड्यूरिंग जाइगोटीन फेज एट क्रॉसिंग ओवर लिखा हुआ है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 नंबर है व्हेन पेरेंटल एंड मैटरनल क्रोमोसोम्स change their material with each other in cell division, this event is called bivalent forming, crossing over, synapsis, that forming। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो कौन सी प्रवस्था है जब मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स के बीच आनुवंशिक पदार्थ का बदलाव होता है। इस अवस्था को क्या कहते हैं? बेटा आपको पढ़ाया गया था कि जैसे ये कोई क्रोमोसोम, फिर एक ये कोई क्रोमोसोम इसके बगल में इस तरीके से, और यहां पर इस तरीके से एक पॉइंट बना हुआ था ऐसे। यहां पर मैंने बताया था कि जेनेटिक मटेरियल म्यूचुअली एक्सचेंज होता है और जेनेटिक मटेरियल के इस प्रकार म्यूचुअली एक्सचेंज होने की घटना को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या कहते हैं बेटा इसको? इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास अब ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो ये आपके पास रहा, इन मियोसिस फर्स्ट अ बाइवेलेंट एज एन एसोसिएशन ऑफ 4 chromatids and 4 centromere, 2 chromatids and 2 centromere, 2 chromatid and 1 centromere, 4 chromatid and 2 centromere। इजी क्वेश्चन, जल्दी से जवाब दीजिए। मियोसिस फर्स्ट के दौरान जो बाइवेलेंट बना वो ये बना इस तरीके से, ये ऐसे बाइवेलेंट बना ऐसे। तो बेटा यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये 2 सेंट्रोमियर है, ये 2 सेंट्रोमियर और कितने 4 क्रोमेटिड्स हैं। है कि नहीं है? 1 2 3 4 या किसी एक के गिन लो तब भी उतने आ रहे हैं, 1 2 3 4 या 1 2 3 4 चाहे जैसे गिन लो। तो 2 सेंट्रोमियर 4 क्रोमेटिड्स, आंसर आएगा बेटा इसका डी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ सेल साइकिल इज आल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज। इजी सवाल, जल्दी से जवाब दीजिए, टाइम बर्बाद मत करो। ऐसी कौन सी प्रावस्था है कोशिका विभाजन में या कोशिका चक्र में
जिससे विश्रामावस्था कहते हैं। जीवन फेस, एम फेस, एस फेस, इंटरफेस। सही आंसर क्या है? इंटरफेस। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है, मैच्योर nerve cell are incapable of cell division. These cells are probably considered in। एक परिपक्व तंत्रिका कोशिका जो अब विभाजन रहित हो जाती है, वो इनमें से किस फेस में चली जाती है? G2 फेस में, S फेस में, माइटोसिस फेस में, या G0 फेस में? इजी क्वेश्चन, जल्दी जवाब, जल्दी बोलो। हमेशा किस में जाएगी? G0 फेस में। जो कोशिका विभाजित नहीं होना चाहती है या जो अब आगे विभाजित नहीं होती है, एक साइकिल को पार करने के बाद या जितने भी साइकिल उसने क्रॉस किए, अगर उसमें अब विभाजन नहीं होगा तो वो चली जाएगी G0 फेस, G0 फेस में। इसीलिए इसको लिखा गया G0, क्योंकि यहां जाने के बाद सेल दोबारा से डिवाइड नहीं होती। मैंने कहा था मसल सेल, हार्ट सेल्स और मैच्योर नर्व सेल कभी भी डिवाइड नहीं होती। मैच्योरेशन के बाद ये सारी सेल्स कहां चली जाती? G0 फेस में चली जाती। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, व्हाट वुड बी द चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर ड्यूरिंग यस फेस। कोशिका विभाजन की सिंथेसिस प्रावस्था या यस प्रावस्था के अनुसार गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है। पहला, कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल, गुणसूत्रों की संख्या डबल हो जाती है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल ओनली इन केस ऑफ डिप्लॉयड सेल्स, अगर दुगुणित कोशिका है तो वहां पर गुणसूत्रों की संख्या दुगुणित हो जाएगी। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल ओनली इन केस ऑफ हैप्लॉइड सेल, अगर अगुणित कोशिका है तो गुणसूत्रों की संख्या दुगुणित हो जाएगी। आंसर लगाइए, बहुत मजेदार सवाल। देखिए यस फेस के दौरान हुआ क्या, जैसे ये जीवन फेस के बाद ये यस फेस आता है, तो यस फेस में जो क्रोमोसोम होता है उसकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता बेटा, उसकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यहां पर होगा क्या, जो गुणसूत्र की जो डीएनए की मात्रा होती है वो डबल हो जाती है। ये डबल डीएनए, देखो एनसीईआरटी स्पष्ट लिखती है कि ड्यूरिंग यस फेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम बट द अमाउंट ऑफ डीएनए मटेरियल इज डबल। तो आंसर क्या इसका जाएगा? इसका आंसर सीधा सीधा क्या जाएगा बेटा? ए जाएगा कि एस फेस में गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एस फेस में गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि डीएनए जो होता है वो डबल हो जाता है। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। क्रोमोसोम आर विजिबल विद क्रोमेटिड एट विच फेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की किस प्रावस्था में गुणसूत्र क्रोमेटिड्स के साथ दिखाई देते हैं? यानी माइटोसिस की किस प्रावस्था में गुणसूत्र इस प्रकार से दिखाई देते हैं? इस प्रकार से, इंटरफेस में, प्रोफेस में, मेटाफेस में, एनाफेस में। जल्दी जवाब दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन कराया था मैंने। देखिए क्रोमोसोम फर्स्ट टाइम विजिबिलिटी की अगर बात कर रहा है, कहीं भी कर रहा है, आप आंख बंद करके प्रोफेस लगाइए, क्योंकि प्रोफेस से पहले क्रोमोसोम विजुअलाइज नहीं होता है,
क्योंकि प्रोफेज से पहले क्रोमोसोम जो होता है वो क्रोमेटिन थ्रेड के रूप में होता है। क्लियर हो गई बात? चलिए बात को बढ़ाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, मियोसिस अकर्स इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन सजीवों में कब होता है? वर्धी प्रजनन के समय, लैंगिक जनन के समय, दोनों के समय, या इनमें से कोई नहीं? सरल क्वेश्चन, जल्दी से जवाब दीजिए, जवाब दीजिए बच्चों, बातें बहुत करते हो आप। सही आंसर बच्चों इसका आएगा बी, क्योंकि हमेशा मियोसिस के बाद क्या बनते हैं? गैमेट्स बनते हैं, और गैमेट्स क्या होते हैं? स्पर्म होते हैं और ओवा होते हैं, हमेशा एन होते हैं, और ये दोनों मिलकर के फिर 2n का जाइगोट, और जाइगोट के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है या बेबी बनता है। क्लियर हो गई बात? तो इसलिए हमेशा मियोसिस कब होगी? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। चलिए क्वेश्चन और है, अभी भागने की कोशिश नहीं करें। इन मियोसिस डिवीजन इज फर्स्ट रिडक्शनल एंड सेकंड इक्वेशनल, फर्स्ट इक्वेशनल एंड सेकंड रिडक्शनल, बोथ रिडक्शनल, बोथ इक्वेशनल। जल्दी बताओ, आंसर दो, इजी बिल्कुल। ये मदर सेल के बाद ये डॉटर सेल, फिर इसके बाद ये डॉटर सेल, यहां पे क्या हो रहा है? ये 2n है कि नहीं है? ये 2n के बाद फिर यहां पर क्या हुआ? n, यहां पर क्या हुआ? n। ये क्या है? मियोसिस फर्स्ट, ये क्या है? मियोसिस सेकंड। तो पहले वाला क्या हुआ? रिडक्शनल। क्यों रिडक्शनल है? क्योंकि 2n से n रिड्यूस होकर के 2n से n हो गई। दूसरा इक्वेशनल क्यों है? क्योंकि मदर सेल और डॉटर सेल दोनों में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, बोथ आर द n, लेकिन यहां पर क्या है? 2n से n हो रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट रिडक्शनल एंड सेकंड इक्वेशनल डिवीजन। बेटा क्वेश्चन करते रहिए लगातार इसी तरीके से, जब तक क्वेश्चन करें जब तक कि हमारा आंसर कैसा ना हो जाए, अनैच्छिक ना हो जाए, इनवॉलंटरी ना हो जाए। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। अगर अब तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, और खुद भी जुड़े और अन्य बच्चों को भी हमारे साथ जोड़ें, और इसको जोड़ने के लिए एक सब्सक्राइब बटन दबानी होती है। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।